डियर स्टूडेंट, आज के इस भाग में हम धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खनिज क्या होते हैं। तो इस नेचर में, इस प्रकृति में जो भी नेचुरली टाइप से जो एलिमेंट या फिर कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हीं को खनिज कहते हैं। हिंदी में बात करें तो प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं अयस्कों को खनिज कहते हैं। जो नेचर से मिलता है या नेचुरली अवेलेबल है, या तो अर्थ में या अर्थ के ऊपर कहीं भी, वो आपका मिनरल्स कहे जाते हैं। अब इन मिनरल्स का यूज होता है धातु को निकालने में, उन्हीं से धातुओं की प्राप्ति होती है। तो अब जिनसे स्पेशली टाइप ऑफ धातु मिलता है उनको क्या बोलते हैं, अब बात करेंगे अयस्क, ओर्स बोलते हैं। तो ऐसे मिनरल्स, ऐसे खनिज जिसमें किसी स्पेशल टाइप ऑफ या एक ही प्रकार के या फिर अलग अलग प्रकार के, यदि उसमें धातुओं का की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा, यदि वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है, तो ऐसे मिनरल्स को, ऐसे खनिज को हम अयस्क बोलते हैं। अब ये अयस्क जो है अपनी क्रियाशीलता के आधार पर, इनका तो वर्गीकरण हमने पहले ही बताया हुआ है। और तो इनके क्रियाशीलता जो है उसको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं उस सक्रियता श्रेणी की और मुझसे संबंधित धातु कर्म कि किस तरीके से उनसे धातुओं की प्राप्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मोस्ट रिएक्टिव, सबसे अधिक क्रियाशील वाले जो धातु हैं उनके बारे में बात करें तो आपका सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये आपके सबसे अधिक क्रियाशील वाले धातु हैं। ये जो धातु हैं यह स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। और जब ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है तो इनको कैसे इनकी प्राप्ति होती है, तो इनकी प्राप्ति होती है, एक मेथड है जिसका नाम है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इनकी प्राप्ति की जाती है। और यह विधि क्या है इसकी बात अभी हम इस वीडियो में आगे करेंगे। जो मध्यम रिएक्टिव वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मध्यम रिएक्टिव वाले जो अगर कुछ मेटल्स की बात करें तो उसमें आपका जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, पारा, Hg, ये आपके जो है मध्यम क्रियाशील वाले धातु हैं। इनकी प्राप्ति कैसे होती है, तो इनकी जो प्राप्ति होती है यह इन धातुओं के जो सल्फाइड, ऑक्साइड या फिर आप कार्बोनेट, इनके जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं, जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, इनसे प्राप्ति होती है। और वो भी इनके रूप में जब ये होते हैं, के रूप में जब होते हैं, यानी सल्फाइड के अयस्क के रूप में हो ये, या फिर अपने ऑक्साइड के रूप में हो, या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में हो, तो अपचयन द्वारा इनका क्या कर देते हैं, इनका अपचयन कर देते हैं और अपचयन के द्वारा इनका फाइंड आउट किया जाता है। अब जो लो रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्शन करने वाली जो धातुएं हैं इस प्रकृति में, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, तो यह स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, यानी फ्रीली टिक, आसानी से ये अवेलेबल होती है। इनका भी फाउंडेशन कैसे किया जाता है, तो इनको आप फाउंड जो है आप यूँ कह लीजिए, इनका भी आपके पास सल्फाइड ओर्स होगा। तो सल्फाइड ओर्स के बाद इसका हम करते हैं भर्जन, इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं, उसके द्वारा इसका फाइंड आउट किया था। उसके अब एक एक करके हम बात करेंगे। तो ये आपका वर्गीकरण हो गया। अब इनका हम बात करते हैं ऑकुरेंस कैसे होगा। तो सबसे पहले आप जो भी अयस्क ओर्स आपने फाइंड आउट किया उसको लीजिए, फिर उसको ऐसे 3 पार्ट में, यदि उसके रिएक्टनेस के आधार पर उसका वर्गीकरण करिए कि वो किस टाइप का, क्योंकि जिस तरीके का होगा उसके हिसाब से उसका ऑकुरेंस होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया जैसे कि एक टेबल वाइज इसको समझाएंगे जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील वाली धातु, मध्यम क्रियाशील वाली धातु और कम क्रियाशील वाली धातु। तो इसमें यदि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्यम क्रियाशील वाले। तो यदि आपका मध्यम क्रियाशील वाली है तो इसका जो
अयस्क होगा या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलेंगे या फिर एक कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलेंगे। तो यदि आपका यह सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलता है, जैसे मान लीजिए HgS, जिंक सल्फाइड ZnS, या फिर कार्बोनेट अयस्क जैसे कि जिंक है या जिंक कार्बोनेट ZnCO3 के फॉर्म में मिला, तो क्या करें? तो यदि कार्बोनेट अयस्क है तो उसका हम करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस, जिसको हिंदी में निस्तापन कहा जाता है। और यदि आपका सल्फाइड अयस्क है तो उसका करते हैं रोस्टिंग, भर्जन। अब ये क्या होता है, अभी इस मेथड के बारे में आपको बताएंगे। फिर जैसे ही भर्जन होता है तो भर्जन से जो है ये जो सल्फाइड अयस्क है यह मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। ये जो कार्बोनेट अयस्क है जैसे निस्तापन करते हैं तो ये भी मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है, यानी दोनों अब क्या आ गए, एक फॉर्म में आ गए, जो कि है मेटल ऑक्साइड। और जब मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसका करेंगे रिडक्शन, अपचयन करेंगे। जैसे अपचयन करेंगे तो आपका वो मेटल, जो भी मेटल है, जैसे यहाँ जिंक का प्रोसेस, तो जिंक आपका आ जाए, फिर प्योरीफाई आप कर लेंगे। इधर जैसे आप Hg है तो Hg आप करेंगे तो अपचयन के बाद यह जो है शुद्ध हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसेस का यूज करते हैं यदि आपका मध्यम क्रियाशील धातु है तो। अब भर्जन की बात करें, भर्जन है क्या? तो जब भी कभी आपका सल्फाइड ओर्स मिलता है तो सल्फाइड ओर्स में जब अत्यधिक मात्रा में हवा, एयर की बात करें, और हाई टेम्परेचर जब देते हैं तब जाके यह जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए सल्फाइड ओर्स है, एयर है बहुत ही अधिक मात्रा में, और ये आपका अब यूँ कर लीजिए हाई एयर, और जब बहुत ही ज़्यादा तापमान तो आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जैसे जिंक की ZnS है और ऑक्सीजन का अंदर ऑक्सीजन हवाई होती है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपने ताप दिया हुआ है तो यहाँ से ये जो है ZnO जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और आफ्टर रिडक्शन यह जिंक में मिल जाता है। यहाँ जो निस्तापन है, निस्तापन क्या होता है? तो निस्तापन जो आपका कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप हमने कार्बोनेट ओर्स जो हमने आज ZnCO3 लिया हुआ है तो यहाँ लिख लिया ZnCO3। अब इसका यहाँ डिफरेंस क्या था, यहाँ लो एयर, हवा कम होनी चाहिए, तापमान अधिक है, तब जाके ये आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हवा कम, ये कन्वर्ट हुआ ZnO और यहाँ से निकलता तो Ca2 है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये आपका भर्जन प्रोसेस बोला जाएगा जब हाई एयर हो, और ये कैल्सिनेशन प्रोसेस कन्वर्ट हो जाए जब आपका लो एयर हो। तो दोनों से ही मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके बाद रिडक्शन करते हैं। अब रिडक्शन क्या है? तो जब आपका मेटल ऑक्साइड जब इसको कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो यह आपका जो है जिंक स्पेशली मेटल निकल जाता है और ये आपका CO इधर निकलेगा। बात यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। मेटल ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट, कार्बन से रिएक्ट होना ही ये रिडक्शन का प्रोसेस। इसके बाद आपका जिंक मेटल, जो भी मेटल मिलता है उसको हम प्योरीफाई करके प्योर कर लेंगे। अब यहाँ हमने जो सल्फाइड अयस्क में HgS भी लिखा हो तो इसका भी रिएक्शन लिख सकते हैं कि जैसे HgS ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के हाई टेम्परेचर देंगे तो यहाँ से ये HgO का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ से दरअसल ये सल्फर है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आता है, यहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर है। अब इक्वेशन यदि बैलेंस करना चाहें तो यहाँ आप जो है ऑक्सीजन 2 है, 1 सल्फर है, 1 जिंक है, तो रिएक्शन आप यूँ कहिए तो बैलेंस्ड ही है। यहाँ यदि आप बात करें तो यहाँ दो, देखिए रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, 2 ऑक्सीजन और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो अब बैलेंस के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके तो 6 हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे 2 से, आपका बैलेंस हो गया। यहाँ भी आप सिमिलर लाइक 2 3 कर लेंगे तो आपका 2H0 2 2 बने, ये बैलेंस कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है। जब आपके पास अत्यधिक क्रियाशील वाले धातु हैं, जिनको हमने ऊपर बता ही दिया है कि अत्यधिक क्रियाशील कौन कौन से धातु हैं, तो इनका जो गलित रूप है यानी गलित धातु का लिक्विड फॉर्मेशन होना चाहिए विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यहाँ से इसको
ये मेटल मिल जाता है और इसको शुद्ध कर लिया जाता है। अब ये विधि की चर्चा हम आगे करेंगे। कम क्रियाशील वाले धातु हैं, इन धातुओं को जो सल्फाइड ओर्स हैं, उन सल्फाइड ओर्स को जो है क्या करेंगे, तो जैसे ही सल्फाइड ओर्स जब भी हैं तो उनका रोस्टिंग किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ वर्जन, जिसको रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग आपका हाई एयर हाई टेम्परेचर करते हैं तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आपका मेटल ऑक्साइड या जिस भी धातु में कन्वर्ट हो, इसके बाद आप इसका परिष्करण कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम धातुओं का परिष्करण जो है कैसे किया जाता है, यानी जो विद्युत अपघटन विधि है उसकी चर्चा करेंगे और संक्षारण के बारे में पढ़ा जाएगा।